फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक द्वार में। मैं पवन सर, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक। आज हम चाइल्ड पेडागोगी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जो आपका सब्जेक्ट है, जो 30 मार्क्स सीटेट में आता है, इसके ऊपर एक मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है। अगर आप, हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो, अगर आप कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, केवल इस वीडियो के देखने से आपको 20 प्लस मार्क्स या इवन कह सकते हैं 25 प्लस मार्क्स, 25 टू 30 मार्क्स कवर होगा। और इस टाइप का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और उसमें हो सकता है वीडियो बड़ा हो, थोड़ा संक्षिप्त मेरा इंट्रोडक्शन। मैं बीएड कॉलेज में लगभग 6 साल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में शिक्षण किया है। साथ में दिल्ली गवर्नमेंट में मैंने शिक्षण किया है और केवी में 6 साल से एक शिक्षणरत हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों को या टीचर को ट्रेंड किया है। तो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। मुझे पता है सीटेट का टाइम बहुत कम है और इस दौरान आप स्ट्रेस में होंगे, जो हमें ये कैसे तैयार करें, या आप कई लोगों ने तैयार किया होगा, फिर भी रिवीजन जिसका तैयार हो रिवीजन के एंगल से, जिसका नहीं है, आप केवल ये वीडियो देख के जाने से आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जबकि मैंने ये बेस बनाया है, जो बेस कह सकते हैं, जो मैंने वीडियो का बेस है, ये सीटेट फरवरी का पेपर है, पेपर 2 का। लेकिन कॉन्सेप्ट जितना भी 30 क्वेश्चन में 30 कॉन्सेप्ट यानी 30 टॉपिक कवर है और सारे कॉन्सेप्ट का आपको डिटेल में यहाँ पे वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति क्या है? एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो इसके देखेंगे आप 4 आंसर हैं और मैं आंसर सीधा बता दूँ, इसका आंसर होगा 2, साधन अंतर विश्लेषण यानी मीन्स एंड एनालिसिस। लेकिन ये हमें साथ में समझना है, ये साधन अंतर विश्लेषण होता क्या है। समस्याओं में स्पष्ट एल्गोरिदम नहीं होता है, समस्या डिफाइंड नहीं होता, यानी अपरिभाषित समस्या वो समस्याएं होती है जहां लक्ष्य, नियम या सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। प्रोग्रामिंग में यह डिफाइंड एरर हो सकती है, या गणित के जीवन में ऐसी उलझन जहां सही दिशा का पता न हो। इस रणनीति के अंतर्गत व्यक्ति बड़ी और स्पष्ट समस्या के छोटे छोटे उप लक्ष्यों, छोटे छोटे सब गोल्स में विभाजित करता है। इसके बाद वर्तमान स्थिति और अंतर लक्ष्य के बीच के अंतर को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। अगर इसको रणनीति कैसे प्रभावी किया जाए, तो क्यों प्रभावी है यह रणनीति, क्यों प्रभावी है? क्योंकि अस्पष्टता को कम करना, ये जो अस्पष्टता होता है उसको कम करता है, क्रमबद्ध प्रगति लाता है। अब ये जो कह सकते हैं, ये और भी जो 4 ऑप्शन है इसमें, तो ये चारों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? अनविकल्प ये क्यों नहीं हो सकते? सबसे पहले हम थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में, ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आपने देखा कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान न केंद्रित करना, साधन अंतर विश्लेषण, कलन विधि, रटकर सीखना। तो चारों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले है कलन विधि, जिसको एल्गोरिदम बोला जाता है, अप्रभावी। यह चरण 10 चरण निश्चित निश्चित नियमों पर काम करती है, जो केवल पूरी तरह से परिभाषित समस्याओं के लिए उपयुक्त है। दूसरा है फंक्शनल यानी कार्यात्मक स्थिरता बाधक। वह एक मानसिक अवरोध है जहां व्यक्ति किसी वस्तु या विचार का उपयोग केवल उसके पारंपरिक तरीके से ही हो पाता है, जिसे रचनात्मक रुकती है। तीसरा है रटकर सीखना, रोट लर्निंग। रटने से क्या होती है, समस्या और तार्किक सोच की क्षमता का विकास नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का हमने डिटेल में समझा। अगर इससे संबंधित आगे भविष्य में कोई भी क्वेश्चन है, इसे बार बार 1 या 2 बार मैं पीडीएफ डाल दूंगा लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर बार बार इसको आप पढ़ेंगे, आपको इसको प्रिंट आउट करके रखना है और बार बार पढ़ेंगे, तो आपको इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होगी, जो भी प्रश्न आएंगे आने वाले एग्जाम में, वो आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषता को दर्शाता है? क्रिटिकल थिंकिंग। कहा, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आता है स्टूडेंट में? तो क्रिटिकल थिंकिंग आप देखेंगे, इसमें जो पहला ऑप्शन है, प्रश्न करने की क्षमता,
आत्मचिंतन करने की क्षमता, पूर्व मान्यताओं की पहले से जांच करने की क्षमता और अभिसारी रूप से सोचने की क्षमता। तो आंसर इसका होगा 3, जिसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों आ सकता है। प्रश्न करना, आत्मचिंतन और पूर्वानुमानों की जांच है। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है? किसी बात, सूचना या विचार को बिना सोच समझ मान लेने के बजाय तार्किक, बाय द यूज ऑफ लॉजिक, निष्पक्ष रूप से उसके गुण दोषों की जांच करने की मानसिक क्षमता है। इसमें साक्ष्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। दो चीजें हमें पॉइंट फोकस करना है। पहला, लॉजिक और विदाउट बायसनेस, निष्पक्ष रूप से। इसकी मुख्य विशेषता क्या है क्रिटिकल थिंकिंग की? ये तर्क पे आधारित होता है, ये भावनाओं में नहीं बहता, कोई इमोशंस नहीं होते इसमें, तर्क पे आधारित होता है। इसमें ओपन माइंडेड, खुला दिमाग होता है, हमेशा नए दृष्टिकोण को समझना, बिना किसी बाउंडेशन में बंधे हुए, विश्लेषण, किसी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर उसकी गहराई तक पहुंचना, संदेह करने की क्षमता, हर दावे के पीछे क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछना, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। समस्या, इसका लाभ क्या है देखो तो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि बेहतर समस्या लेने की क्षमता, क्योंकि हमने लॉजिक से सोचा, और लॉजिक से सोची हुई बातें, आपने इमोशन में कोई डिसीजन नहीं लिया तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप सही होते हैं। समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है क्योंकि आपने लॉजिक का यूज किया है, क्योंकि आपने बहुत सारी मानसिक क्षमताओं का यूज किया है, और दूसरे के बहकावे या झूठी खबरों से बचाया जाता है, बचाव होता है, फेक न्यूज़ से। लॉजिक, कोई भी न्यूज़, जैसे आज के दिन में सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ है, तो हमें किसी पे विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना चाहिए कि ये सही है नहीं। तो ये लॉजिकल थिंकिंग, या कह सकते हैं इसे, जो हमारी थिंकिंग है, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप होगा जब ये सारी चीज़ें होगी, ये बेनिफिट है इसके। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका। बीएड में भी आपने पढ़ा होगा, रूल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्या बच्चे के विकास में इसकी क्या भूमिका है? वातावरण और आनुवांशिकता की क्या भूमिका है? तो इसका ऑप्शन अगर हम देखा जाए तो सही आंसर 2 होगा। आंसर 2, आनुवांशिकता विकास का आनुषंगिक खाका देती है, लेकिन जीवन की अभिव्यक्ति वातावरण से प्रभावित होती है। अब इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों महत्वपूर्ण, एक बच्चों के विकास में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और वातावरण एनवायरनमेंट दोनों ही महत्वपूर्ण और मिली-जुली भूमिका है दोनों का। आनुवांशिकता बच्चों को माता-पिता से मिलने वाली जैविक क्षमता और शारीरिक मानसिक सीमा तय करती है, जबकि वातावरण उस क्षमता को विकसित होने, आकार देने और परवान चढ़ने का अवसर देता है। विकास इन दोनों का गुणनफल है, इंटरैक्शंस हैं, दोनों, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का इंटरैक्शन है। अब रूल ऑफ हेरिडिटी बात देखते हैं। हेरिडिटी यानी हमारे आनुवंशिकता का क्या बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ता है? तो इसमें शारीरिक रचना, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है, बच्चों की लंबाई, आँखों के कलर, बालों के प्रकार, शारीरिक गठन तय करते हैं, ये सारी आनुवंशिक चीज़ें हैं। जैविक सीमा, यह विकास की अधिकतम सीमा या क्षमता निर्धारित करती हैं। बुद्धि और स्वभाव, बौद्धिक क्षमता की मूल प्रकृति और जन्मजात कुछ टेम्परामेंट पर प्रभाव पड़ता है, स्वभाव पे प्रभाव पड़ता है। अब रोल देखें, वातावरण का क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में? तो क्षमता का उपयोग, आनुवांशिक संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देने का काम करता है हमारा वातावरण। पोषण और स्वास्थ्य, अच्छा खान-पान, साफ-सुथरा परिवेश और चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ व मानसिक विकास को पोषित करता है। सामाजिक व मानसिक परिवेश, सामाजिक, ये भी हमारे बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा, बहुत मेन फैक्टर डिपेंड करता है। परिवार, परिवार का वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, मित्र, बच्चे जिनके पीयर ग्रुप्स कैसे हैं, किसके साथ रहते हैं, दोस्त कैसे हैं बच्चों का, शारीरिक संस्कृति, बच्चों के भाषा ज्ञान, व्यवहार और व्यक्तित्व का निर्माण, ये सारे हमारे बच्चों के विकास में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आनुवांशिकता और वातावरण। तो आने वाली जो भी एग्ज़ाम है आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार और अच्छे से पढ़ने से आपको और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी कह सकते हैं।
और इसे हमने कन्वेंशनल यानी एक आपका ये जो कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। अर्पिता और अनु एक दूसरे को अपनी किताबें देते हैं, एक्सचेंज करती है। इसे एहसानों का एक समान आदान प्रदान करना मानते हैं। एक्सचेंज, इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर, सॉरी। अर्पिता और अनु को कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत किस स्तर पे है? कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत पूछा है। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, जिसे हाइंज की दुविधा के नाम की एक काल्पनिक कहानी में बच्चों के विचारों का जानकार तैयार किया है। कोलबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि इंसानों में सही और गलत की समझ का विकास कैसे होता है, यानी मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को 3 लेवल और 6 अवस्थाओं में स्टेजेज में बांटा है। उसको 3 लेवल और 6 अवस्थाओं में बांटा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपके ये जो पीडीएफ मैं पढ़ रहा हूँ इसके साथ भी है। कोलबर्ग ने अपना ये सिद्धांत हाइंज की दुविधा, हेंज डिलेमा नाम की एक काल्पनिक कहानी पे, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आ चुका है। ये जो कोलबर्ग का सिद्धांत किस दुविधा पर आधारित है? तो हेंज डिलेमा, हाइंज की दुविधा नाम की काल्पनिक कहानी पर बच्चों के विचार को जान कर तैयार किया गया है। इसमें जो 3 स्टेजेस हैं, 3 लेवल जो हैं, पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है अग परंपरागत लेवल, कन्वेंशनल लेवल। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अगर हिंदी में बोले तो पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये 3 लेवल हो गए। साथ ही स्टेज पूर्व प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस हैं और इसका एज ग्रुप जो है 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। आमतौर पे ये जो बच्चों में विकास 4 से 10 साल के बच्चों में देखा जाता है। ये याद याद भी, ये एज ग्रुप भी याद रखिएगा आप लोग। इसमें बच्चे बाहरी नियमों और सज़ा या इनाम के आधार पर सही गलत का फैसला करते हैं। बाहरी नियमों, पनिशमेंट, डर या कोई गिफ्ट, ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, टॉफ़ी दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, खिलौने दे देंगे, ऐसे करके। जो बच्चों को समझाया जाता है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये दिया जाएगा। या डर, डर से अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ बात नहीं करेंगे, आपसे कट्टिस हो जाएँगे, जो भी ये आप इसका यूज़ करते हैं, जैसे भी माता-पिता या परिवार में यूज़ किए जाते हैं। या तो सज़ा, पनिशमेंट या रिवॉर्ड के आधार पे फैसला किया जाता है 4 से 10 वर्ष बच्चे में। उनका जो नैतिक विकास होता है इसके सिद्धांत पे। इसमें पहला जो है आज्ञाकारिता और दंड से ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया। अपने बच्चों को पालन सिर्फ़ इसलिए करते हैं ताकि उसे सज़ा या डाँट से छुटकारा मिल सके। उनके लिए वही काम सही है जिससे वो सज़ा से बच सके। दूसरा व्यवस्था है व्यक्तिवाद और विन्यास, जैसे को तैसे इंडिविजुअलिज़्म इन एक्सचेंज। इसे अहंकार की अवस्था या जैसे को तैसे भी कहते हैं। बच्चा अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और फ़ायदों को देखता है और सोचता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे, तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अभी आपने क्वेश्चन देखा, ये यहीं से है। दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, इसमें एज ग्रुप है 10 से 13 साल और ये 10 से 13 साल जो है एज ग्रुप, ये किशोरों में देखा जाता है। इसमें व्यक्ति समाज, परिवार और देश के नियमों को स्वीकार करता है। ठीक है? इसमें देखोगे तो और इसमें भी 2 अवस्था है। ये गुड बॉय और गुड गर्ल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। जो किस अवस्था में गुड बॉय, गुड गर्ल्स के कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आता है, किस अवस्था में? तो ये है कन्वेंशनल लेवल, गुड बॉय, गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चा समाज या परिवार में दूसरों की नज़र में अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। वे दूसरे से तारीफ पाने और उससे अच्छे संबंध बनाए रखने के नियमों को करते हैं। अवस्था, चौथा अवस्था जो है इसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। व्यक्ति ये समझने लगता है कि समाज को ठीक से चलाने के लिए कानून और नियमों का पालन जरूरी है। वे किसी सवाल के सामाजिक नियमों को अपना कर्तव्य मानकर उनका पालन करते हैं। और जो लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल एज, जो 13 से ऊपर वर्ष के बच्चों में देखा जाता है। यह सर्वोच्च स्तर है जो 13 से अधिक उम्र के बच्चों में या कुछ वयस्कों में विकसित होता है। इसमें व्यक्ति समाज के नियमों के ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक, खुद का इंडिविजुअल मोरल डेवलपमेंट का लेने का
फैसला लेते हैं खुद से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें पाँचवाँ जो अवस्था है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। व्यक्ति यह मानता है कि नियम और कानून समाज के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई नियम किसी के अधिकार का हनन करता है तो उसे बदला या सुधारा जा सकता है। और लास्ट वन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल जो सार्वभौम सत्य जिसे बोलते हैं सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत। यह नैतिकता की सबसे ऊंची अवस्था है। यहाँ व्यक्ति अपने अंतरात्मा और न्याय, समानता, मानव अधिकार जैसे सार्वजनिक सार्वभौमिक सिद्धांत के आधार पर काम करता है, भले ही इसके लिए उसे कानून के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। तो ये था, हमने अभी समझा कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत। अब ये इसके बेस पे देखेंगे, अर्पिता और अनु एक दूसरे की अपनी किताबें देते हैं क्योंकि वे दोनों एहसानों का एक समान, अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट में आया था, तो ये किसमें है, कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक जो अभिकथन है और दूसरा इसके कारण है, दिया गया है। इसमें सही विकल्प को हमें चुनना है। पहला क्या है, अभिकथन क्या है, जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं तो वह धीमे हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हैं। वे पाठ को फिर से पढ़ते हैं। फिर से हम समझते हैं, जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं, मान लो कोई नया टॉपिक हुआ और कुशल पाठक है, एक्सपीरियंस लर्नर है, एफिशिएंट है, लेकिन जो नई चीज़ है उसको धीरे धीरे पढ़ता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट आया तो। जैसे अगर हनुमान चालीसा है तो सबको याद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें याद है, तो हम फटाटेदार बोलना शुरू कर देते, लेकिन वही कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए, संस्कृत के कोई ऐसे वर्ड आ जाए, तो हमें धीरे-धीरे आराम से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है, अभिकथन यही है, जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं, वो धीमे हो जाते हैं और आगे बढ़ने से पहले भ्रम को स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर से पढ़ते हैं। ये अभिकथन है। इसका कारण अगर देखा जाए, कारण क्या है, अधिसंज्ञान अर्थ बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सही है, आर गलत है। अभी हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसे मेटाकॉग्निशन कॉम्प्रिहेंसिव को मेटाकॉग्निशन समझते हैं हम। अधिज्ञान क्या होता है, अधिसंज्ञान क्या होता है। अधिसंज्ञान का सरल अर्थ है सोचने के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या अपनी खुद की दिमागी प्रक्रिया को समझना। इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे सीखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। इसके मुख्य कंपोनेंट जो है मेटाकॉग्निशन के, ये है पहला जो देखे, संज्ञात्मक ज्ञान, अपनी खुद की क्षमताओं को जानना। जैसे कोई नया वर्ड आया, कुछ कठिन है, तो हमें अपनी खुद की क्षमताओं को जानते हुए थोड़ा धीरे धीरे हमने पढ़ना शुरू किया। संज्ञात्मक विनियमन, अपनी सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। और तीसरा है इसको मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, यह जांचना कि आप कितना समझ पा रहे हैं। इसके 3 चरण हैं। अगर देखा जाए तो इनके 3 स्टेप भी हैं। सबसे पहले योजना बनाना, प्लानिंग, किसी काम को शुरू करने से पहले कोई रणनीति तैयार की जाती है, जैसे हम करते हैं। उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, काम के दौरान अपनी प्रगति को ट्रैक करना, और लास्ट में उसको इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएटिंग करना, मूल्यांकन करना, काम खत्म होने पर नतीजों की जाँच करना। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण हम कुछ देख सकते हैं। पढ़ते समय यह महसूस करना कि आपको पैराग्राफ समझ आया। समझ ना आने पर पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना और परीक्षा की तैयारी के लिए खुद को टेस्ट लेना। कठिन विषयों के लिए अलग से समय बचा कर रखना। जैसे कि आप अपनी तैयारी के दौरान भी सीटेट की या जो भी टीचर की तैयारी करें, उस दौरान भी आप ये अपने जीवन में इसको दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। पढ़ते समय यह महसूस करने कि आपको पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं। अगर कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये हमें देखना है, एनालाइज़ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, जो ये सही में हमें समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, दोबारा हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, हम टेस्ट देंगे, टेस्ट या रीटेस्ट, परीक्षा की तैयारी के लिए खुद को टेस्ट दे लेना। और कठिन जो विषय है, कुछ कठिन टॉपिक है, इसके लिए अलग से समय बचा कर रखना। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में इसका मेटाकॉग्निशन का यूज़ करके अच्छी तैयारी, अच्छी रणनीति के साथ कोई भी तैयारी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन तरीकों का वर्णन करता है जिसमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी। अब देखिए जैसे ही हमने आप इंट्रो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया था, जो ये 5 क्वेश्चन आपका समावेशी शिक्षा से आता है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से आता है। इंक्लूसिव से, इंक्लूसिवनेस, समावेशी। तो समावेशी से ये देखिए क्वेश्चन है कौन सा समूह उन तरीकों का वर्णन करता है जिसमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए। अब समावेशी स्कूल होना कैसा चाहिए, पहले हम वो समझते हैं समावेशी स्कूल। तो समावेशी स्कूल एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां सभी बच्चों को उनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषा या आर्थिक क्षमताओं और भिन्नताओं की परवाह किए बिना एक साथ एक ही कक्षा में समान रूप से शिक्षा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे बच्चे, जैसे कोई बच्चा विकलांग हो जाता है या किसी रूप से डिसेबल्ड है, जैसे कि दिव्यांग बच्चे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, और अल्पसंख्यक भाषा वाले समूहों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। समावेशी, इंक्लूज, इंक्लूड करना है, इंक्लूड्स इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करना है, चाहे वो किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर, एथनिसिटी, किसी टाइप के हो, फिजिकली, मेंटली, कैसे भी हो, सभी को एक ही स्कूल में समावेश करना। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी स्कूल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे बच्चे, जैसे कि दिव्यांग या जो भी है, उनको एक साथ लाना, मुख्य धारा से जोड़ना, इनका मुख्य उद्देश्य। अब इस समावेशी स्कूल की प्रमुख विशेषताएं या सिद्धांत क्या है? उसमें है समानता का सिद्धांत सबसे पहला, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, पर्सन बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट, क्रीड, जेंडर, एथनिसिटी, इक्वल राइट, हैव इक्वल राइट। दूसरा है लचीली शिक्षण, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड। तीसरा है आधारभूत बुनियाद, फ्लेक्सिबल आप समझ सकते हैं, बच्चों को सीखने के लिए अलग अलग गति, जैसे जो बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो अलग पे अपनी पेज से सीखता है, जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में थोड़े वीक हैं वो अपनी पेज से सीखता है। सिलेबस और मूल्यांकन को लचीला रखा जाना उनके लिए। तीसरा है आधारभूत बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल में रैंप रैंप बनाना, ताकि कोई दिव्यांग बच्चे हैं वो भी इजली रूप से जा सके क्लास तक। चौड़े गलियारे बनाना, सुलभ शौचालय और व्हील चेयर अनुकूल कक्षाओं का निर्माण किया जाना, ताकि दिव्यांग बच्चों को आने जाने में कोई असुविधा न हो। समझ रहे हैं आप? तीसरा है, नेक्स्ट है इसमें सहानुभूति और अपनेपन की भावना। ये बच्चों के अंदर लाना बहुत ज़रूरी होता है सन इंक्लूसिव में। नहीं तो क्या होता है, बच्चे कई बार क्या होते है, इस टाइप के कोई स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको बच्चे अपने साथ नहीं शामिल करना चाहते, ना खाने, ना पीने, ना घूमने, ना क्लास से बाहर, ना खेलने, किसी भी इवेंट में अपने साथ वो शामिल नहीं। तो सबसे इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे चैलेंजिंग यही टास्क होता है, हम लोगों ने फेस किया है। बीइंग अ टीचर हम ये फेस करते आ रहे हैं। ये एक दूसरे को समान और समाज की विविधताओं को स्वीकार करना सीखते हैं। यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है जो बच्चों में इस टाइप की फीलिंग लाना चाहिए। और समावेशी वातावरण के 3 व्यावहारिक तरीके भी हैं। यूनिसेफ और शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किसी स्कूल को वास्तविक समावेशी बनाने के लिए दैनिक गतिविधि में छोटे-छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। दैनिक डेली कुछ एक्टिविटी किए जा सकते हैं। जैसे सुबह का अभिवादन, ग्रीटिंग करना, दिन की शुरुआत में शिक्षकों और छात्रों के बीच एक ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ हर बच्चा खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। दूसरा है टिफिन शेयरिंग, दोपहर के भोजन के समय बच्चों को एक साथ बैठकर टिफिन साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे सामाजिक जुड़ाव मजबूत हो, बच्चे कनेक्टेड फील करें। और तीसरा है खेल का मैदान, प्लेग्राउंड, खेल की गतिविधियों का इस तरह से तैयार करना कि बच्चे खेल के मैदान पर हर बच्चे, चाहे वो दिव्यांग हो या समान, कोई ना कोई सक्रिय भूमिका अवश्य पैदा करे। बहुत सारे ऐसे खेल है जिसमें हम ऐसे बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं जो बच्चे दिव्यांग हैं। ठीक है? तो ये हमें समावेशी एजुकेशन लाने के लिए ये यूनिसेफ ने या शिक्षा विशेषज्ञों ने ये हमें हमें राय दी है, और ये है समावेशी एजुकेशन। अब इसके बेस पे अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। 1 में पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन, 3 देखभाल और समानता के लोकाचार को बढ़ावा देना, और चौथा पारस्परिक सहयोग से सीखने की व्यवस्था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 7,
मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बोर फ़ील नहीं करना है आप लोगों को, समझना है। ये कह सकते हैं दिमाग में लेके ब बैठना है जो आज मुझे ये सारे टॉपिक मुझे समझ के जाना है। इसका पीडीएफ अगर बार नहीं हो तो 1 बार, 2 बार देखिए वीडियो को, अच्छे से समझिए और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। अगला है सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? सामाजिकरण, सोशलाइज़ेशन। सोशलाइज़ेशन क्या होता है? सामाजिकरण। तो पहले हमें कांसेप्ट समझना पड़ेगा। कोई भी देखिए क्वेश्चन कहीं से आता है जब तक हमें कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोर आइडिया। कांसेप्ट मीन्स व्हाट? कोर आइडिया। और कोर आइडिया समझे बिना हम क्वेश्चन तुक्के में सही कर सकते हैं। हो सकता है हमने फैक्ट पढ़ लिया है, कई बार पढ़ लिया, लेकिन जब तक हमें कोर आइडिया डेवलप नहीं होगा तब तक हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारी मानसिक क्षमताएँ विकसित नहीं होगी। यानी अगर उससे सीधा क्वेश्चन आया तो कर लिया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन घुमा दिया, हम गलत कर लेंगे। इसीलिए हमें कोर आइडिया समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सामाजिकरण की कोर आइडिया समझते हैं। सामाजिकरण होता क्या है? सामाजिकरण वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से एक नवजात शिशु समाज के नियमों, मूल्यों, मानदंडों और संस्कृति को सीखने का एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। फिर से हम समझते हैं, सामाजिकरण क्या है? वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, समाज में हमेशा चलता रहता है समाज में, जिसके माध्यम से एक नवजात शिशु, कोई बच्चा अगर पैदा हुआ, जैविक प्राणी, तो समाज के कुछ नियम हैं, उनके कुछ वैल्यूज़ हैं, रूल्स है, वैल्यूज़ है, स्टैंडर्ड्स हैं, कल्चर है, वो सीख कर एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। जहाँ पे भी उनका डेवलपमेंट होता है। यह प्रक्रिया मनुष्य को समाज में रहने योग्य बनाते हैं और ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? क्यों नियम सीखना क्यों ज़रूरी है? मूल्य वैल्यू सीखना क्यों ज़रूरी है? मानदंड स्टैंडर्ड समाज का क्या है सीखना? कल्चर, क्योंकि हमें समाज में ओवरऑल रहना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते चाहे हम कोई भी पोस्ट पे चले जाएँ, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जहाँ भी जाए, हमें समाज में ही रहना है। अगर कलेक्टर बन के आप समाज, वहाँ भी एक समाज है। तो हमें समाज में रहना है और समाज में रहने के लिए कुछ आपको मानदंड, कुछ स्टैंडर्ड होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती है, ये हमें सीखना पड़ेगा। यह प्रक्रिया मनुष्य के समाज में रहने योग्य बनाती है और उसकी व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। इससे आपका इंडिविजुअल पर्सनल कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। इंडिविजुअल आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ये आदमी ऐसा है, देखो उनका कितना अच्छा सोच है, उनका वैल्यू कितना अच्छा है, ये हमें डिसाइड करता है। इसके कुछ साधन हैं, एजेंट हैं। सामाजिकरण के मुख्य साधन क्या-क्या है? परिवार, सामाजिकरण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला है और यह क्वेश्चन भी आता है, प पाठशाला, सबसे पहला पाठशाला क्या है हमारे जीवन में? परिवार। दूसरा, मित्र और सहकर्मी, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं या सहकर्मी जहाँ पे हम कलीग्स जो हम जहाँ पे काम करते हैं, साथियों के साथ खेल कर बच्चा सहयोग हासिल कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाएँ, स्कूल, कॉलेज वहाँ क्या सकता है बच्चों में अनुशासन, ज्ञान, सोशल वैल्यूज़, डिफरेंट गेम हम क्यों कराते हैं? खेल क्यों होता है विद्यालय में? यही सारी वैल्यू सिखाया जाता है। और मास मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया आधुनिक युग में विचारों को तेज़ी से प्रभावित करता है। तो ये सारे सामाजिकरण के यानी सोशलाइज़ेशन के एजेंट हैं। परिवार, मित्र एंड दोस्त, सहकर्मी, शिक्षण संस्थाएँ और जनसंचार माध्यम मास मीडिया, आज की डेट में सोशल मीडिया, मास मीडिया, ये सारे क्या है एक सामाजिकरण के एजेंट हैं। साधन है। अब इस बेस पे देखो तो इसका आंसर क्या हो जाए? सामाजिकरण साझा अर्थों और मूल्यों के स्रोत विकसित करता है। विकल्प ए सही है। ठीक है? अब अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न 8। पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? रोल ऑफ टीचर इन रेसिप्रोकल टीचिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग समझना पड़ेगा हमें। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होता है? पारस्परिक शिक्षण क्या होता है? तो समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को पहले, उसके बाद हम आंसर देखेंगे इसका क्या होगा। आंसर तो मैंने वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, सामने मैंने लगा दिया है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? एक सहयोगात्मक और संवादात्मक शिक्षण प्रणाली है। सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव, जिससे मुख्य रूप से छात्रों के पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आलोचनात्मक सोच कौशल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षक
और छात्र मिलकर किसी पाठ या विषय पर संवाद करते हैं। क्या है? टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल, सहयोगात्मक, कोऑपरेट करना, सहयोग करना। तो कैसे कौन सहयोग करेगा? शिक्षक और छात्र मिल के कोई पाठ, कोई टॉपिक है, कोई विषय है, संवाद करते हैं। धीरे धीरे छात्र खुद शिक्षक की भूमिका निभाते हुए चर्चा का नेतृत्व करना सीखते हैं। खुद ही उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। रेसिप्रोकल टीचिंग, इसके 4 चरण हैं। अगर चरण में देखा जाए, स्टेप है, इसके 4 मुख्य चरण हैं, स्टेजेस हैं। कौन-कौन सा है? तो पहली जो स्ट्रेटजी है वो है पूर्वानुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन। छात्र पाठों के शीर्षक, चित्रों या पिछले ज्ञान के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाते हैं लेखक आगे क्या बताने वाला है, उसके दिमाग के विषय से सक्रिय रूप से जोड़ता है। दूसरा है प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग। पढ़ते समय छात्र पाठ के मुख्य विचारों, महत्वपूर्ण और उलझाव वाले बिंदु पर खुद से और अपने समूह से प्रश्न पूछते हैं। इसका उनका ध्यान केंद्रित रखते हैं। क्लैरिफाई, स्पष्टीकरण। यदि पाठ में कोई कठिन शब्द, वाक्य, विचार आता है तो छात्र मिलकर उसका अर्थ समझने और भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं। और चौथा है सारांशित करना, समराइजिंग। अंत में छात्र पूरे पाठ या उसके एक हिस्से को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने मुख्य विचार को समझ लिया। रिकैप्सुलेशन, समराइज, समराइज करना, रिकैप्सुलेट करना। कोई बड़ा सा टॉपिक को छोटे मतलब लास्ट में उनकी कह सकते हैं समरी बनाना छोटे से रूप में। ये कक्षा में कैसे काम करता है ये भी हमें समझना है। यह रणनीति मैं करता हूँ, हम करते हैं, तुम करते हो के सिद्धांत को पालन करती है। मैं करता हूँ, तुम हम करते हैं, तुम करते हो के सिद्धांत को पालन करते हैं। शुरुआत में शिक्षक इन चारों रणनीतियों को खुद उपयोग करके छात्रों को दिखाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, छात्र को टीचर बताते हैं ऐसे होता है। उसके बाद छात्र छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं और समूह का एक लीडर बनाया जाता है। इन चारों चरणों के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है और बारी-बारी से सभी छात्रों को लीडर बनने का मौका मिलता है। उससे उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है। अब इसके मुख्य लाभ क्या हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग के मुख्य क्या बेनिफिट्स हैं? क्यों कराया जाता है? इससे छात्रों की निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय शिक्षार्थी, एक्टिव लर्निंग बनाता है। हम क्लास में हमेशा बात करते हैं एक्टिव लर्निंग। यह सहपाठियों के बीच आपसी सहयोग और संवाद, जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आपसी सहयोग, कोऑपरेशन, संवाद, बातचीत को बढ़ावा देता है। अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है उनके बीच में। और इससे छात्रों में स्वतंत्र रूप से सीखने और समझने की क्षमता विकसित होती है। इंडिपेंडेंटली कोई टॉपिक को सीखने समझने की क्षमता विकसित होती है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, धीरे धीरे उनका डिपेंडेंसी खत्म होता जाता है। तब इसका आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन फिर से हम समझेंगे। पारस्परिक शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका की विशेषता है। शिक्षक मार्गदर्शक से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को हस्तांतरित करता है। शिक्षक क्या करता है? मार्गदर्शन सॉरी, शिक्षक मार्गदर्शक से, गाइड से क्या होता है, धीरे धीरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रांसफर करता है स्टूडेंट की तरफ। तो ये है रेसिप्रोकल टीचिंग। आपने अच्छे से कंसेप्ट समझा, और कंसेप्ट समझा तो इसका आंसर करना कितना इजी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन 9, कि विद्यार्थियों के सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आकलन प्रक्रिया क्या है? आकलन, assessment approach aiming to support student learning in characterized by what? आकलन प्रक्रिया, असेसमेंट प्रोसेस। क्या होता है असेसमेंट प्रोसेस? एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट एक क्या है? कंटिन्यूअस, अरेंज रूप से, जिसके माध्यम से छात्रों को सीखने, लर्न, नॉलेज, स्किल्स और दृष्टिकोण को एक डेटा एकत्रित, विश्लेषण और उपयोग करके उनके अधिगम, लर्निंग में सुधार किया जाता है। अगर हम कंटिन्यूअस असेसमेंट, आपने असेसमेंट 2 टाइप का आपने पढ़ा होगा बीएड में भी, और यहाँ अगर हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। ये अब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से हम समझते हैं। विद्यार्थियों के सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आकलन प्रक्रिया क्या है, कि क्या विशेषता है आकलन प्रक्रिया का, यानी आकलन प्रक्रिया, असेसमेंट प्रोसेस क्या है?
तो असेसमेंट से फ़ायदा क्या होता है? जैसे असेसमेंट क्या है? कह सकते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना। और इसमें 2 टाइप के हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव तो आप सभी को पता है, सेशन के एंड में, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम हो गए, पास करने, डिग्री लेने के लिए। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये क्या करता है, ये ड्यूरिंग एंटायर ईयर ये चलता रहता है। जैसे क्लास टेस्ट हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, चैप्टर टेस्ट हो गए, टॉपिक टेस्ट हो गए। तो ये सारे क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके थ्रू ये पता करने की कोशिश की जाती है, जो बच्चे में लैक कहाँ रह जाता है, कमी कहाँ रह जाती है। ये काम करता है, जैसे डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं ट्रीटमेंट कराने, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, सबसे पहले कोई टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट से क्या डॉक्टर पता करता है? टेस्ट से ये पता होता है, जो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? डायग्नोसिस करना, प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करना। और जब प्रॉब्लम डायग्नोज़ हो जाएगा तो क्या होगा? फिर इसको रेमेडी। तो ये असेसमेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज़ करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसको रेमेडी देने की कोशिश करते हैं। तो इसके चरण देख लेते हैं, क्या-क्या स्टेप्स हैं। आकलन प्रक्रिया के मुख्य चरण जो है, आकलन प्रक्रिया एक साइकिल के रूप में कार्य करती है, साइकिल। ये साइकिल के रूप में कार्य करती है। कैसे? आकलन प्रक्रिया एक साइकिल में कार्य है, जिससे मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल है। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एम को डिसाइड करना। सबसे पहले क्या करेंगे, एम डिसाइड होगा। ऑब्जेक्टिव, ज्ञान और कौशल आकलन करना, जिसमें सीखने का लक्ष्य क्या है, क्यों सीख रहे हैं। उसके बाद डेटा कलेक्शन, ये एकत्रित किए जाने जानकारी का मूल्यांकन किया जाता है कि ताकि समझा जा सके कि विद्यार्थी क्या जानता है, उसे कहाँ कठिनाई हो रही है। ऑब्जेक्टिव हमने पता कर लिया, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। अब ये डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हमने असेसमेंट के थ्रू हमने क्या-क्या असेसमेंट है, एमसीक्यू डाला, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, को सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या आज के डेट में केस बेस्ड क्वेश्चन। इसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उनका डेटा हमें मिल गया, जो बच्चे में किस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, नॉलेज लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये किस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रेमेडी देने की कोशिश करते हैं। तो डेटा इकट्ठा करने से हमें पता चल जाता है, जो उनके नॉलेज लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाता है। तो हमें ये, तो इससे क्या होता है, डेटा कलेक्शन। फिर डेटा को हम विश्लेषण करते हैं, एनालाइज़ एंड इंटरप्रेट डेटा करते हैं। मूल्यांकन करते हैं, जो उसमें कठिनाई कहाँ आ गई है। और उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम रिमेडिएशन देते हैं, फीडबैक एंड रिमेडिएशन देते हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है असेसमेंट प्रोसेस है, ठीक है? तो असेसमेंट प्रोसेस से अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखिए। विद्यार्थियों के सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आकलन प्रक्रिया असेसमेंट प्रोसेस के क्या विशेषता होनी चाहिए? समस्या हल करने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर ध्यान देना। आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन की एक प्रभावी युक्ति कौन सी है? इमोशनल रेगुलेशन। भावनात्मक रेगुलेशन क्या है? भावनात्मक नियमन क्या है? पहले ये समझना होगा। अपनी भावनाओं को पहचानने, प्रतिबंधित करने और उन्हें सही दिशा देने की क्षमता है। यह कौशल हमें किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सही निर्णय लेने में मदद करना है। इमोशनल नहीं होना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले इमोशनल नहीं होना है। कैसे सोचना है, हमने अभी समझा था। अपनी लॉजिक को यूज़ करना है, लॉजिकल थिंकिंग। हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे सोर्सेस से उसको वेरीफ़ाई करना है, हमें बायस नहीं होना है। तो भावनात्मक डिसीज़न, जो भी भावना इमोशन से लिया डिसीज़न कभी सत्य नहीं होता। डिसीज़न कैसे लेना चाहिए? ऑलवेज़ लॉजिक से डिसीज़न। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही यही है, देखिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भावनात्मक नियमन एक प्रभावी युक्ति कौन-सी है भावनात्मक नियमन की? व्हिच इज़ द इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल को रेगुलेट कैसे करेंगे? तो इमोशनल रेगुलेट कैसे होगा? जब भावना दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझ कर समझना है, नियंत्रित करना और रचनात्मक दिशा देना है। यानी भावनाओं को रचनात्मक कार्यों, प्रेरणा की दिशा में चैनलाइज़ करना। तो इसके बारे में अभी हमने समझा। साथ में कुछ महत्व तकनीकी हैं, इसके कुछ तकनीकें हैं। तकनीकें क्या हैं? सबसे पहले माइंडफुलनेस, सचेतना,
वर्तमान क्षण में रहकर अपनी भावनाओं के बिना किसी निर्णय को स्वीकार करना। दूसरा है गहरी सांस लेना, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमोशन में होकर डिसीजन नहीं लेना है। गहरी सांस लेना, तनाव के समय शरीर को तुरंत शांत करने के लिए गहरी और लंबी सांसें लेना। इससे क्या होगा, हमारी भावनाओं पे ऊपर कंट्रोल होगा। फिर विचारों को बदलना, किसी भी संवेदनशील स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड का विराम लेना चाहिए, सोचना चाहिए। फिर समय लेना, पॉज, कुछ समय लीजिए। किसी संवेदन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है, कुछ समय सोचना है। फिर डायरी लिखना, अपनी भावनाओं को कागज पर लिखकर मन को हल्का करना। इस तरीके से हम इमोशनल क्या कर सकते हैं, भावनात्मक नियंत्रण कर सकते, इमोशनल रेगुलेट कर सकते हैं अपने आप को। हमने इसके तकनीकी बोला, पहला माइंडफुलनेस, सचेतना। दूसरा गहरी सांसें लेना, ध्यान लगाना, सोचना, गहरी सांसें लेना शांत रह के। विचारों को बदलना, नकारात्मक और परेशान करने वाले विचार को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना, पॉजिटिव थिंकिंग। समय लेना, कुछ समय लेना, पॉज लेना। डायरी लिखना, आप लिख सकते हैं अपने इमोशंस को, जिससे क्या होगा, मन हल्का होता है। इससे लाभ क्या होता है, इमोशनल जो रेगुलेशन है, भावनात्मक नियमन, रेगुलेट करना, अपने इमोशन को रेगुलेट करना। और इमोशन को रेगुलेट करने से क्या बेनिफिट होता है, देखिए, इससे मजबूत रिश्ते बनते हैं, एक दूसरे के साथ आपसी संवाद, समझ या संवाद को बेहतर बनाता है। क्या होता है, समटाइम्स दो दोस्त हैं, एक ने किसी कुछ बोल दिया और दूसरे ने उसका तुरंत रिएक्शन कर दिया, रिश्ता खराब हो गया। या फैमिली में, परिवार में भी ऐसा हो सकता है। तो हमें समझना है, जो अगर ये बोला तो क्यों बोला, थोड़ा समझ के बाद में, आप जब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन बाद आप जाके फिर से वही बात करेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज मिलेगी और उससे आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। एक दूसरे के साथ आपसी समझ और संवाद को बेहतर बनाता है। कम तनाव, आपको स्ट्रेस कम होगा, रिलेशन अच्छा बनेगा, एंग्जायटी नहीं होगा, तनाव का स्तर कम होगा, बीपी शुगर नहीं होगा, बेहतर निर्णय। इससे क्या होता है, हम आप जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो डेवलप होता है। और मानसिक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जीवन के उतार-चढ़ाव, मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलती है। सभी को पता है, लाइफ एक एक समान नहीं चलता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और ये तभी हम इसको मैनेज कर पाएँगे जब हम क्या होंगे? इमोशनल रेगुलेटेड होंगे, भावनात्मक रूप से नियमन हमारा होगा। तब जाके हम जीवन की ये सारी जो सच्चाई है, क्योंकि देखिए, थ्योरी से लाइफ नहीं चलती है, प्रैक्टिकल से लाइफ चलती है। और प्रैक्टिकल यही है, हमें रिश्ते अच्छे बना के रखना है, स्ट्रेस को कम करना है, बेहतर निर्णय लेना है, लाइफ में अच्छे डिसीज़न्स लेने हैं और अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखना है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर आपने देख लिया, आंसर क्या होगा? भावनाओं को रचनात्मक कार्यों, प्रेरणा की दिशा में चैनलाइज़ करना है। ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, किसी अवधारणा या श्रेणी के बारे में सीखना आसान है? यदि का सीखना आसान है, किसी अवधारणा या श्रेणी के बारे में सीखना तब सबसे आसान होता है जब अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए जाएँ। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, तो आज के डेट में ये बोला जाता है, ख़ासकर सोशल साइंस, बीइंग अ सोशल साइंस टीचर, हम लोगों ने ये कई सालों से देखा है और हमने सिखाया भी है। जब हमने बीएड कॉलेज में बहुत से बच्चों को सिखाया है, जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, उनके रियल लाइफ़ से रिलेटेड संबंधित एग्ज़ाम्पल दीजिए, उसको डेली लाइफ़ से संबंधित एग्ज़ाम्पल दीजिए, तो क्या होगा, बच्चे जल्दी सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। ठीक है? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, किसी अवधारणा या श्रेणी के बारे में सीखना आसान है, यदि क्या अवधारणा शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिया जाए। आया समझ में? शिक्षा शास्त्र और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार किसी भी नए विषय को सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सिद्धांत काम करते हैं। कोई भी नया टॉपिक है, उसको सीखने के लिए कोई कुछ थ्योरी काम करता है। क्या थ्योरी है? तो सबसे पहला सही उत्तर का आकलन, कारण और विश्लेषण, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, प्रीवियस नॉलेज से उसको रिलेट करना, फ़ैमिलियर करना, प्रायर नॉलेज को सक्रिय करना, सरल से जटिल की ओर ले जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। शिक्षण का एक मूल सिद्धांत है, सबसे सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ना, परिचित उदाहरण देना, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देना, उसे समझाना, इससे क्या होता है, उसको समझना आसान होता है। और नेक्स्ट है संज्ञानात्मक भार में कमी, शुरुआत में ही बहुत बहुत जटिल या अमूर्त जानकारी देने से मस्तिष्क क्या होगा, संज्ञानात्मक भार, कॉग्निटिव लोड बढ़ जाए, जिससे सीखना
कठिन हो जाता है। इसके विपरीत परिचित उदाहरण इस भार को कम करता है। तो ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे। अब इसका आंसर आराम से आप लिख सकते हैं। अवधारणा शुरू करने से पहले परिचित उदाहरण देना। ऑप्शन 3 आंसर। अगला है प्रश्न 12, जीन पियाजे मोस्ट फेवरेबल टॉपिक फॉर सीटेट। हर ऐसा कोई सीटेट एग्जाम नहीं है जहाँ 2 या 3 क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जीन पियाजे के, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बीएड में से लेके सभी जगह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक क्या है, क्रमिक प्रोसेस है, क्रमिक क्रम, जिसमें बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करता है। बच्चा अगर कोई जन्म लेता है ये क्रम से चलता है, ये स्टेप बाय स्टेप है। इसके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट कहा है, जो अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से दुनिया को समझता है। जैसे एक वैज्ञानिक क्या करता है, उसको कोई चीज़ समझना होता है तो क्या करते हैं, इसके लिए एक्सपीरियंस, अन्वेषण, रिसर्च। ऐसे ही बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं, इसीलिए उसको लिटिल साइंटिस्ट जीन पियाजे ने कहा है। पियाजे के इस सिद्धांत को मूल रूप से दो भागों में समझा जा सकता है। इसके बुनियादी संप्रदाय यानी कॉन्सेप्ट और स्टेजेज, दो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। बुनियादी संप्रदाय, कॉन्सेप्ट और उनके स्टेजेज, दोनों चीज़ें हमें समझना। तो उनके बुनियादी संप्रदाय क्या है, संज्ञानात्मक विकास के मुख्य संप्रदाय क्या है। तो पहला जो है स्कीमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्कीमा से क्वेश्चन आ चुका है, एकोमोडेशन से क्वेश्चन आ चुका है, इक्विलिब्रेशन से क्वेश्चन आ चुका है, सभी जगह से यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा, सभी समझिएगा इसे। स्कीमा ज्ञान या सूचनाओं को एक संगठित ढांचा जो हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद होता है। स्कीमा जो हमारे क्या है, ज्ञान और सूचनाओं का एक संगठित ढांचा जो हमारे मस्तिष्क में पहले से मौजूद है, स्कीमा। और एसिमिलेशन आत्मसातकरण, समावेशन, नए ज्ञान या अनुभवों को बिना किसी बदलाव के पुराने स्कीमा में शामिल करना। हम चेंज नहीं करेंगे, पुराने स्कीमा को चेंज नहीं करेंगे, हम नए ज्ञान अनुभव को किसी बदलाव के पुराने स्कीमा में शामिल करना। तीसरा होगा समायोजन, एकोमोडेशन, नई जानकारी के कारण अपनी पुरानी स्कीमा या विचारों में बदलाव और संशोधन करना। एकोमोडेशन, उनको खुद ही लगेगा जो ये एकोमोडेट करना चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें चेंज करना चाहिए। और साम्य धारणा, संतुलन, इक्विलिब्रेशन, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो ये 4 स्टेज हमें याद करना पड़ेगा। 4 कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट है, स्कीमा, आत्मसातकरण या समावेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, समायोजन और इक्विलिब्रेशन, संतुलन। इसके साथ ही इनके 4 स्टेजेज हैं। जो पहला स्टेज है, स्टेज के साथ आपको ये एज भी याद रखना है। ये समटाइम्स मैच द फॉलोइंग आ जाता है एज, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का ये मैच द फॉलोइंग दे देगा। 2 से 7, जैसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज 2 से 7, 0 टू 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 टू 11 और फॉर्मल 11 से अधिक। अब देखेंगे पहला जो सेंसरी मोटर, कैसे बच्चा कैसे सीखता है शुरू में, अपनी ज्ञानेंद्रिय सेंसेस से। सेंसेस कितने हैं, 5 सेंसेस, आँख, कान, नाक, इंद्रिया, उससे बच्चे सीखते हैं। बच्चे अपनी इंद्रियों और सारी क्रियाओं से सीखते हैं। इस अवस्था के अंत तक वस्तु स्थापित ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है, छुपी वस्तु को ढूंढना। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, भाषा विकास तेजी से होता है 2 से 7 ईयर। अहम केंद्रित सोच, इगोसेंट्रिज्म होती है, बच्चा सोचता है कि जैसा हुआ है देखता हुआ ऐसा ही दिखते हैं। जीववाद, एनिमिज्म का गुण यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 टू 11, बच्चा सामने रखी वस्तुओं को देखकर तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कई बार, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सामने रखी वस्तुओं को तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग 2 टाइप के होते हैं, एक है अमूर्त और एक है मूर्त लॉजिकल थिंकिंग। मूर्त लॉजिकल थिंकिंग यानी सामने में कोई रखना है और उसके बारे में सोचना है, ये है मूर्त। बच्चा पढ़ते हैं सामने रखी वस्तुओं को देखकर तार्किक चिंतन शुरू करता है।
संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता की समझ विकसित करना, और लास्ट में जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से ऊपर, यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। बच्चे मूर्त जो सामने नहीं अमूर्त जो सामने नहीं है और काल्पनिक स्थितियों पर तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ये 4 स्टेज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक चिंतन की क्या भूमिका होती है? तो सांकेतिक चिंतन मानसिक क्रिया जैसे समस्या समाधान को सब सक्षम करके संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। ऑप्शन 4। अगला है प्रश्न 13। 13 क्या है? लेखन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे में निम्नलिखित में कौन सा विशेषताएं दिखाई देती है? यानी लेखन वैकल्य, डिस्ग्राफिया, वो सिंपल है, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड, तो हमें डिस्ग्राफिया से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा। डिस्ग्राफिया होता क्या है? डिस्ग्राफिया से जूझ रहे बच्चों को निम्नलिखित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने, अक्षरों को सही आकार देने और लिखने की शारीरिक क्रिया में गंभीर कठिनाई होती है। यह एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट है ये डिसलेक्सिया, जिसके बच्चे की सामान्य बुद्धिमत्ता या समझदारी के कोई संबंध नहीं होती है। उससे ऐसा नहीं है जो बच्चे डिसलेक्सिया है तो उनका बुद्धि इंटेलिजेंसी कम है, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। इसके संकेत क्या हो सकते हैं? कुछ सिंबल हैं, प्रमुख लक्षण संकेत है। लेखन वैकल्य से प्रभावित बच्चे में मुख्य 2 प्रकार की चुनौतियों, शारीरिक और मानसिक देखी जा सकती है। जैसे कैसे हम पहचान करेंगे बच्चे डिसलेक्सिया है? अस्पष्ट हस्तलेखन, उनकी राइटिंग क्या है? अक्षरों का आकार अनियमित, कोई छोटा या कोई बड़ा लिखेगा। उन्हें बहुत छोटा या बड़ा लिखना, सीधी लाइन में न लिखना, कोई कुछ ऐसे करके लिखेगा ऊपर नीचे, सीधी लाइन में नहीं लिख पाता है। पेंसिल पर गलत पकड़, उनके पकड़ने का तरीका कई बार ऐसे पकड़ते हैं, कई ऐसे, मतलब अलग-अलग तरीके से पकड़ते हैं बच्चे। अजीब तरीके से, अत्यधिक कसकर पकड़ना, हाथ में दर्द और थकान, थोड़ी देर लिखने के बाद उँगलियों में ऐंठन या हाथ में दर्द होने, ऐसे बताने लगेंगे सर बहुत दर्द हो रहा है, इस टाइप की। धीमी गति, दूरी को समझ ना पाना, तो शब्दों और अक्षरों के बीच बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाली जगह छोड़ देना, कुछ भी गैप, कुछ में बहुत ज़्यादा, कुछ में बहुत छोटा कर देना, मिला ही देगा 2 वर्ड को एक साथ। कमज़ोर बरतनी, धीमी गति, किसी पाठ को समान बच्चे की तुलना में बहुत धीरे-धीरे कॉपी करना या लिखना, उसकी राइटिंग स्पीड बहुत ही स्लो होती है। कमज़ोर बरतनी यानी इसका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, गलतियाँ करना बच्चों को मदद करने का उपाय है। अब इसे आसान कैसे बनाएँ? उचित सहायता ऐसे बच्चों, यानी जो बच्चे डिस्लेक्सिया से इफ़ेक्टेड है, उस बच्चे को कैसे हम सहयोग दें और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए? तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ रणनीति यहाँ डिस्कस की गई। शारीरिक मांसपेशियों को मजबूत करना, शारीरिक मांसपेशियों को मजबूत करना, कैसे? क्ले या मिट्टी से खेलने, भूल-भुलैया सुलझाने और डॉट्स को आपस में जोड़ने वाले खेल खिलाएँ, उससे अंगुलियों की मांसपेशियाँ मजबूत होगी। पेंसिल ग्रिपर्स का उपयोग बच्चों को बाज़ार में आजकल मिलने वाले त्रिकोणीय रबर ग्रिपर्स, मोटे पेंसिल का उपयोग करने दें। अगला है तकनीकी, कुछ इसके टेक्निक्स भी हैं। टेक्नोलॉजी की सहायता बच्चों में टाइपिंग सीखने के लिए प्रोत्साहित करें या स्पीच टू टेक्स्ट, बोल कर टाइप करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करने दें। अतिरिक्त समय और मौखिक विकल्प, स्कूल की परीक्षाओं या घरेलू कामों उन्हें लिखने के लिए अतिरिक्त समय दें। जहाँ संभव हो लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक परीक्षा का विकल्प दें। और ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना ही बहुत ज़रूरी है, हौसला बढ़ाना, बच्चों को प्रयासों की सराहना करें। माता-पिता और शिक्षकों को सकारात्मक व्यवहार बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस बेस पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखने में धीमी गति, खराब अक्षर निर्माण और बोर्ड से नकल करने में कठिनाई। 3, ऑप्शन 3। प्रश्न 4 है, ये देखना है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के संपर्क में आने पर उसका विश्लेषण करने का अवसर प्रदान न करता है कर रहा है, ताकि उसे उनकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। यह किसका उदाहरण है? यहाँ पे 4 चीज़ें दे रखी है। कहा एक शिक्षक विद्यार्थियों को अवधारणा को संपर्क में आने पर उनका विश्लेषण करने के अवसर प्रदान न कर रहा है, ताकि उन्हें उसकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके। यह किसका उदाहरण है? वर्णनात्मक शिक्षण, ये 4 शिक्षण की विधि दे रखी है। तो ये हम चारों के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन से मेथड में आता है। तो सबसे पहला जो है डिस्क्रिप्टिव टीचिंग, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? इस विधि में शिक्षक किसी विषय, वस्तु या घटना का विस्तार से वर्णन
डिस्क्रिप्शन करता है। मुख्य बिंदु क्या है? यह शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच होता है। यहाँ शिक्षक बोलकर या चित्र दिखाकर तथ्यों को समझाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, कक्षा में शिक्षक द्वारा ताजमहल के इतिहास और उसकी बनावट की कहानी की तरह वर्णन करना। ये हो गए डिस्क्रिप्टिव टीचिंग। दूसरा है निर्देशित खोज आधारित यानी गाइडेड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। गाइडेड डिस्कवरी, इसमें और छात्र स्वयं खोज करते हैं लेकिन शिक्षक उन्हें सही गाइड करता है। गाइडेड डिस्कवरी यानी टीचर क्या करता है, गाइड के रूप में उसको डिस्कवरी नए ज्ञान को खोजने में मदद करता है। मुख्य बिंदु यह छात्र केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। शिक्षक सीधे उत्तर नहीं देता है बल्कि संकेतों या प्रश्न देकर छात्रों को खुद उत्तर तक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, विज्ञान की प्रयोगशाला में शिक्षक के देखने में छात्रों को कोई नया प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना। तीसरा है पूर्व स्वाभाविक अधिगम, प्री नेचुरल या इंट्यूटिव लर्निंग। यह एक अधिगम यानी सीखना है जो किसी औपचारिक शिक्षण से पहले बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों या अंतर ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, इसमें बच्चा बिना किसी बाहरी दबाव या व्यवस्थित ट्रेनिंग के अपने परिवेश से स्वाभाविक रूप से बुनियादी चीजें सीखता है। उदाहरण, छोटे बच्चे का बिना सिखाए भूख लगने पर रोना या अपनी माँ का आवाज पहचानना, ये क्या है? नेचुरल थिंग्स है, ये किसी ने सिखाया नहीं है। तो ये है प्री नेचुरल, पूर्व स्वाभाविक अधिगम। और चौथा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मेथड, दूसरे के व्यवहार ऑब्जर्व करके सीखना, दूसरे के व्यवहार, कार्य, परिणाम को ऑब्जर्व करके सीखना। यह अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक, ये भी याद रखिएगा, ये अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी से जुड़ा है। इसे अनुकरण द्वारा सीखना भी कहते हैं, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, बंडूरा के सिद्धांत। उदाहरण, एक बच्चे को अपने माता पिता को देखकर नमस्ते करने या जूते के फीते बांधना। अगर माता पिता ऐसा करेंगे तो भविष्य में बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर निर्देशित खोज अधिगम, गाइडेड डिस्कवरी। अगला है क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। समकालीन समय में जेंडर विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेंडर विकास, जेंडर आइडेंटिटी। समकालीन जेंडर विकास का मुख्य फोकस जेंडर को एक निश्चित बाइनरी मानने के लिए बजाय इसे एक विस्तृत स्पेक्ट्रम और सामाजिक निर्मित सोशल स्ट्रक्चर के रूप में समझना है। आज वैश्विक और भारतीय समाज में जेंडर विकास केवल महिलाओं के लिए सशक्तिकरण सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी एंड LGBTQIA प्लस समुदाय के कानूनी, सामाजिक और आर्थिक समावेशी समान है। जेंडर की समकालीन समय में जेंडर की बदलती समझ, जैविक लिंग बनाम जेंडर, चिकित्सा विज्ञान और समाजशास्त्र में अब यह स्पष्ट माना गया है कि जेंडर सेक्स एक जैविक संरचना है, जबकि जेंडर समाज द्वारा तय की गई भूमिका और रूढ़िवादिता का परिणाम है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है? सेक्स एक जैविक संरचना है और जेंडर क्या है? समाज द्वारा बनाया गया है। सेक्स क्या है? हेरिडिटरी, जैविक, और जेंडर समाज में रूढ़िवादिता का परिणाम है। लैंगिक प्रभाविता, जेंडर फ्लूइडिटी, आधुनिक दृष्टिकोण से जेंडर की तरलता को स्वीकार करना है, जब कोई व्यक्ति खुद कोई पारंपरिक पुरुष या महिला ढांचे से अलग पहचान करता है। और समानता से समावेशिता की ओर, जब केवल लड़का लड़की की भी नहीं बल्कि कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में सभी जेंडर पहचानों को समान अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है। अब जेंडर विकास के कुछ आयाम भी है, स्टेप्स हैं। डिजिटल और आर्थिक समावेशन, महिलाओं को तीसरे लिंग के डिजिटल कौशल से जोड़ा जा रहा है। कार्यस्थल पर जेंडर न्यूट्रिशन, लिंग तटस्थ नियम, दुनिया भर के नियम सरकारों द्वारा इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारे इनके उपाय हैं। इसके बेस पे देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होती है, सांस्कृतिक अवधारणाओं से। अगला है प्रश्न 16। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समस्या समाधान में बाधा डालती है? विच आर द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कारणों में मानसिक विन्यास, मेंटल सेट, फ्रिक्शन, फियर, फिक्सडनेस,
प्रक्रियात्मक अस्थिरता और रिस्पॉन्स सेट शामिल है। अनुक्रिया समुच्चय शामिल। ये प्रक्रिया व्यक्ति की सोच को सीमित कर देती है और उसे किसी समस्या को नए या रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने में रोकती है। और समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख होने वाले मानसिक उदाहरणों को विवरण निम्नलिखित है। समस्या समाधान में बाधा क्या-क्या उत्पन्न कर सकती है? मानसिक विन्यास, मेंटल सेट, किसी का मेंटल सेट कैसा है? अवसर, फिक्शन माइंडसेट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनकी बाधा बाधा लाती है। अब इन बाधाओं को काबू कैसे किया जाए? कैसे हम ये जो कह सकते हैं समस्या समाधान में बाधा क्या डालती है? कौन सी समस्या इस बाधा को काबू कैसे किया जाए? ओवरकमिंग अ बैरियर, अपसारी थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, किसी एक समस्या को कई अलग-अलग अनोखे के समस्या समाधानों के बारे में सोचना, लीक से हटकर सोचना, सादृश्य सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग। तो इससे क्या हो सकता है? हम अपनी समस्याओं को समाधान करने के जो प्रोसेस है, समस्या समाधान ईज़िली रूप से कर सकते हैं। ठीक है? अगला है प्रश्न 17। मैं समझ रहा हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें समझना है। थोड़े रह गए हैं, आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझ के जाना है आपको। चौथा है क्वेश्चन नंबर 17, गतिविधियों जो विद्यार्थियों को सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। Which activity are determined to student motivation to learn? डिटरमिनेंटल टू स्टूडेंट, यानी गतिविधियां जो विद्यार्थियों को सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। सीखने की लर्निंग मोटिवेशन। अब विद्यार्थियों को सीखने की अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो छात्रों को शिक्षा के प्रति जागृत, सक्रिय और निरंतर प्रयासरत रखती है। यह वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के व्यवहार को लक्ष्य उन्मुख बनाता है। मोटिवेशन उन्हें कठिन विषयों को समझने की ऊर्जा देता है। मोटिवेट करने से क्या होता है, बच्चे कई बार कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकते हैं। बेटा हाँ, आप सीख सकते हो, ईजी है, देखो ऐसे करते, अलग अलग मेथड से समझा देना। इसके प्रकार है, कुछ टाइप्स हैं। इनके दो टाइप है, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटेंसिव मोटिवेशन और एक्सटेंसिव मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा में जब विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत रुचि, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से सीखता है, इसे बाहरी पुरस्कार का कोई दबाव नहीं होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल, आंतरिक रूप से बच्चे क्या है, मोटिवेटेड हैं। और बाहरी रूप से मोटिवेटेड, जब उनको बताया जाता है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा आपको, या सज़ा या पनिशमेंट से बचने के लिए, तो ये क्या है, इंटेंसिव मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। तो सीखने की अभिप्रेरणा को बाधित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? ये सीखने की अभिप्रेरणा का कारक, छात्रों की रुचि और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर निर्भर करती है। कोई इंटरेस्ट, छात्रों में इंटरेस्ट या फ़ोकस्ड की क्षमता 3 बिंदुओं पर डिपेंड करता है। पहला इंटेंसिव, विद्यार्थी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितना गहरा प्रयास कर रहे हैं। अगर मान लो आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आप में डेडिकेशन ही नहीं है, या आप टीचर की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एम के प्रति डेडिकेटेड नहीं हैं, उसको कितना प्रयास कर रहे हैं, तो इंटेंसिव प्रबलता कितनी, इंटेंस कितना है। डायरेक्शन, छात्र अपने प्रयासों को किस दिशा में निर्देशित कर रहा है, जैसे कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, डायरेक्शन सही होना चाहिए। और तीसरा है परसिस्टेंस, दृढ़ता, कठिनाइयों और सफलताओं के बावजूद लगातार सीखते रहने की क्षमता। समटाइम्स ऐसा होता है तैयारी के टाइम में, हम लोगों ने किया है तैयारी, समटाइम्स ये लगे यार कहाँ फँस गए, इससे कुछ नहीं होने वाला है, नेगेटिविटी आती रहती है, मन में फ्रस्ट्रेशन होता है, छोड़ के चला जाने का मन होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अपने आप को दृढ़ संकल्पित होना और अपने लक्ष्य के प्रति ओरिएंटेड, लक्ष्य को दिमाग में रख के अपने फैमिली को लेके अगर ये रहेंगे तो आप अपने क्या एम के प्रति डिटरमाइंड रहेंगे और इससे आपको सफलता आसानी से मिलेगी। विद्यार्थियों में सीखने की प्रेरणा बढ़ाने के उपाय, कैसे विद्यार्थियों में सीखने की प्रेरणा बढ़ाए, तो उससे वास्तविक जीवन से जुड़ाव होना चाहिए। यदि पढ़ाने वाली सामग्री दैनिक जीवन से संबंधित हो तो सीखने के प्रति ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। सफलता की उम्मीद बढ़ाना, शिक्षक और अभिभावक को डांटने के बजाय सकारात्मक प्रोत्साहन और रचनात्मक प्रक्रिया देना, सकारात्मक वातावरण और रुचिकर शिक्षक विधि। टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रटने के बजाय व्यवहारिक प्रयोग, खेलों और कहानियों के माध्यम से सिखाना। तो इस तरह से बच्चे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सीखने की
ललक पैदा कर सकते हैं, इच्छा पैदा हो सकती है। तो इसके बेस पे अगर आंसर देखें तो केवल शिक्षा द्वारा तय किया गया स्पष्ट अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित गतिविधियाँ। हमें इसमें देखना है क्या नहीं हो सकता है। जैसे विद्यार्थियों के लिए मध्यम स्तर पर कठिन, ये तो वैसे है। विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से जुड़ी, ये भी है। विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचियों को अभी हमने समझा ये सारे, तो इसमें केवल चौथा पॉइंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न 18। ये है बायगॉट्स्की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। फॉलोइंग ली बायगॉट्स्की आइडिया इन लर्निंग अ टीचर शुड, कहा जो बायगॉट्स्की की जो आइडिया ऑफ लर्निंग में उसमें टीचर को कैसा होना चाहिए। तो सीखना, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखने के संग में रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोट्स्की जो है मानना है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार बच्चा अपने समाज, संस्कृति और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करके, सोशल इंटरेक्शन करके ही ज्ञान का निर्माण करता है। वाइगोट्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम से जुड़े मुख्य चार और अवधारणा निम्नलिखित है। पहला है समीपस्थ विकास की क्षेत्र, जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चे द्वारा स्वयं किए जा सकने वाले कार्य और किसी कुशल मार्गदर्शक की मदद से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर। अगला है पाठ, ढांचे या मचान, अस्थायी सहायता, जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने में अटकता है तो शिक्षक और या वयस्क लोग जो उनके सीनियर है उनका क्या काम है, दी जाने वाली अस्थायी मदद, उसको परमानेंट मदद नहीं करना है, अस्थायी मदद देना है। स्कैफोल्डिंग कहते हैं इसको, पार या स्कैफोल्डिंग। इससे उनके उसको हिंट देना है। अगर मान लो कहीं बच्चा अटक रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो हिंट देना है उसको, आंसर नहीं बताना है, उसको हिंट देना है। और मोर नॉलेजेबल बेटर, अधिक अवज्ञान अन्य, कोई व्यक्ति जिसके पास सीखने वाले विद्यार्थी से अधिक ज्ञान, अनुभव या कौशल हो तो उसे एमक्यू कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। और अगला जो है दायरा, इसमें शिक्षक, माता पिता, साथी, कंप्यूटर तकनीक भी शामिल हो सकते हैं। भाषा विचार का संबंध, रोल ऑफ लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, तो बच्चे के सीखने में ये सारी चीज़ें प्रभावित करती है। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए संवाद और समूह अधिगम को बढ़ावा देता है। अब प्रश्न 19 है जीन पियाजे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जीन पियाजे के बारे में समझा था, 4 स्टेजेस, तो इसके बारे में हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं, हम पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, जीन पियाजे ने जैविक विकास और सीखने के क्रम में को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? परीक्षा केंद्रित शिक्षा, व्यावहारिक अनुकूल, सीखने के लिए बच्चों की परिपक्वता और तत्परता, और सांस्कृतिक उपकरण। पता है ऑप्शन 3, कोई डाउट ही नहीं इसमें। जो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट स्टेज और मैच्योरेशन रेडीनेस से जोड़ते हैं। अगला है शिक्षकों को पर्याप्त समीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए, जो एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने के बजाय के बाद के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि है। शिक्षक को पर्याप्त प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए, यानी अगर कोई क्वेश्चन टीचर पूछता है तो उनके लिए पर्याप्त टाइम देना चाहिए। इसका असर्शन और रीजनिंग है। दूसरा है विविधता एक साधारण साधन नहीं अपितु एक संसाधन है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन है असर्शन रीजनिंग का। तो इसमें देखोगे तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं है। पहला सही है, शिक्षकों को पर्याप्त प्रतीक्षा समय सुनिश्चित करना चाहिए। मान लो कोई क्वेश्चन पूछा है, तुरंत हम फीडबैक कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको टाइम दे, बच्चे सोचेंगे, समझेंगे, फिर इसको मेमोराइज़ करेंगे, रिकॉल करेंगे, तब जाके वो आंसर करेंगे। तो उनको हमें सोचने के लिए टाइम देना चाहिए। और दूसरा है विविधता एक बाधा नहीं अपितु एक संसाधन है। कथन दोनों सही है, लेकिन क्या है, दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है, यानी ऑप्शन 4। अगला है फिर से एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। बच्चे का अभी कथन क्या है? बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनके बार-बार आलोचना की जाती है। बार-बार आलोचना। और इसका कारण क्या है? बार-बार आलोचना करने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, जिससे उनकी शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलता है। अब इससे हम थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म जो होता है, ये क्रिटिसिज्म समटाइम्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्रिटिसिज्म 2 टाइप के होते हैं। क्रिटिसिज्म नेगेटिव क्रिटिसिज्म कि सीखने की क्षमता पर गहरा और अक्सर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर हम हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहे, बच्चों को नेगेटिव क्रिटिसाइज करें, तो क्या होगा? बच्चे की क्षमता पर गहरा विकास पड़ता है।
यह इंसान को आत्मविश्वास को तोड़ देता है और सीखने की गति को धीमा कर देता है, प्रोसेस को धीमा कर देता है। नकारात्मक आलोचना से सीखने की क्षमता पर निम्नलिखित प्रभाव भी पड़ते हैं, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। आत्मविश्वास में कमी आ जाता है, गलतियां करने से डर लगने लग जाता है, तनाव और चिंता, मोटिवेशन का खत्म होना, अंदर से सीखने की इच्छा या अभिरुचि समाप्त होने लगती है। अगर नेगेटिव ध्यान भटकना, आलोचना की बातें दिमाग में घूमती रहती है, जिससे ध्यान केंद्रित फोकस नहीं हो पाता है, भटकते रहते हैं और उनकी माइंड फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड माइंड से व्यक्ति मान लेता है कि वह काम में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, अगर नेगेटिव उनकी थिंकिंग हो जाए तो। इसीलिए हमें हमेशा ये सिखाया जाता है, बीएड ट्रेनिंग से लेके सभी जगह हमें सिखाया जाता है, कभी भी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं देना है बच्चों को, नेगेटिव हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत है, दोनों गलत है। बच्चे अपनी पढ़ाई ढंग से तब सीखते हैं जब उनकी गलतियों के लिए उनकी बार-बार आलोचना की जाती है, गलत है। बार-बार आलोचना करने से आत्मनिर्भर बनते हैं, ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है। अगला है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आवश्यक है। इंक्लूसिव वाला हमने पढ़ा है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखा जाता है, ये हो जाएगा। यानी इंक्लूजन का आधार डाइवर्सिटी को स्वीकार करना और इक्विटी के लिए करिकुलम और टेक्नोलॉजी का अनुकूल करना है। पहले से भी ये हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कंटेम्प्रेरी थ्योरी बिलीव दैट चाइल्डहुड का समकालीन सिद्धांत जो अभी चल रहा है, कंटेम्प्रेरी थ्योरी, तो बचपन के बारे में क्या कहता है, चाइल्डहुड के बारे में क्या कहता है समकालीन सिद्धांत? तो इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन है जीवन का एक चरण है जो व्यस्तता की प्रतीक्षा कर रहा है। देवत्व, पवित्रता और इच्छा से जुड़ी हुई एक अवस्था है। तीसरा, केवल एक संक्रमणकाली चरण है। चौथा है चर और गतिशील है। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। बाल्यावस्था क्या है? परिवर्तनशील, कंटिन्यूस चेंज आता है, और गतिशील, कंटिन्यूस है। इसका कुछ हम देख लेंगे हम इसका कंटेम्प्रेरी टाइम में चाइल्डहुड के बारे में क्या बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें समकालीन दृष्टिकोण जो है, कंटेम्प्रेरी व्यू है बचपन के बारे में। समकालीन शिक्षा शास्त्री जैसे वाइगॉट्स्की बच्चों को केवल एक उम्र का एक पड़ाव नहीं मानते, बल्कि उसके निम्नलिखित मायने मानते हैं, बताते हैं बचपन के। सांस्कृतिक प्रभाव, ये एक अमीर परिवार के बच्चे का बचपन और एक गरीब कामकाजी परिवार के बच्चे का बचपन पूरी तरह से अलग होता है। इसलिए बचपन सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं होता। बच्चे सक्रिय हैं, बच्चों मुख्य दर्शक नहीं हैं, बल्कि वे समाज के वयस्कों के साथ बातचीत करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। मल्टी डायमेंशनल है बच्चे, क्या है? विकास सामाजिक, मानसिक, शारीरिक से एक साथ होते हैं, इसे अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। अब इसको हम कुछ पारंपरिक और समकालीन दृष्टिकोण देखते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड क्या है बचपन के बारे में, और कंटेम्प्रेरी मेथड क्या है। जैसे प्रकृति, नेचर बेस पे देखते हैं। पारंपरिक ट्रेडिशनल वाले क्या बोलते हैं? जैविक और सार्वभौमिक सबके लिए एक समान है। लेकिन कंटेम्प्रेरी क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना माहौल के अनुसार अलग है। बच्चे की भूमिका ट्रेडिशनल टाइम में निष्क्रियता प्राप्त करता है, यानी खाली बर्तन जैसा है। जैसे खाली बर्तन है, जो हम भरेंगे वही है, वही पारंपरिक थॉट है। लेकिन समकालीन क्या है? कंटेम्प्रेरी थॉट क्या है? सक्रिय भागीदार, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। एक्टिव रह के वो सीख सकता है। तो ये है कुछ ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी। उसके अनुसार अब कंटेम्प्रेरी थ्योरी बिलीव दैट बचपन क्या है? चर और गतिशील सिद्धांत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन है जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित। देखिए क्वेश्चन क्या है, कथन। एक माध्यमिक विद्यालय भाषा कला शिक्षक अखबार और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कथनों को चयन करता है जो पुरुषों और महिलाओं में गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। इसका कारण है वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। ठीक है, टीचर ने क्या किया? एक माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक है, कक्षा शिक्षक अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कथनों को चयन करता है, कुछ ऐसे चयन करके लाते हैं जो पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिका में चित्रित करता है, अलग अलग पारिवारिक पारंपरिक भूमिका में। और उसमें वैकल्पिक मॉडल पेश करता है, ऑप्शनल मॉडल पेश करता है, जैसे जेंडर रूढ़िवादियों का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है।
तो ये कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को व्याख्या भी करते हैं। कैसे? थोड़ा हम समझ लेते हैं इसके बारे में। तो जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? जैसे जेंडर रूढ़िवादिता का अर्थ किसी व्यक्ति के लिंग जैसे महिला, पुरुष या अन्य जेंडर के आधार पर उनके बारे में पहले से ही कोई धारणा बना लेना या अपेक्षा या भूमिका तय कर लेना। जो महिला है तो इनको यही करना चाहिए, इनको खाना तो बनाना ही चाहिए, उनको ये तो करना ही चाहिए। या पुरुष है तो उनको यही काम पुरुष है तो पुरुष को ही कमाना चाहिए। तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। यह समाज द्वारा बनाई गई एक ऐसी सोच है जो मानती है कि पुरुष और महिलाओं को एक खास तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए या काम करना ना चाहिए। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप। इसके जगह आज के डेट में क्या है? हम जेंडर पक्षपात को दूर करने की बात, हम जेंडर न्यूट्रल टीचिंग की बात करते हैं। स्कूली शिक्षा में जेंडर पक्षपात दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका जेंडर तटस्थ शिक्षण है। जेंडर न्यूट्रल टीचिंग करना हमें आज की डेट में बताया जाता है। हमें ये बताया जाता है जेंडर न्यूट्रल क्या करना है? जेंडर न्यूट्रल टीचिंग करना है। बच्चे को ये नहीं फ़ील लगे उनको उनके साथ जेंडर स्टीरियोटाइप टीचिंग किया जा रहा है और समावेशी कक्षा करना है, इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट अपनाना है। शिक्षक अपने रोज़मर्रा की गतिविधियों से ये बच्चों के अंदर उनकी सोच को डेवलप किया जा सकता है। जैसे कक्षा में इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। क्या-क्या है कदम? तो मिश्रित बैठने की व्यवस्था, एक साथ अलग-अलग कतार में बैठाने की जगह नहीं, मिश्रित ज बच्चे अपने अकॉर्डिंग बैठेंगे। तटस्थ भाषा, कक्षा में संबोधित करते समय लड़के या लड़कियाँ की जगह विद्यार्थियों, बॉयज़ और गर्ल्स की जगह सीधा हम विद्यार्थियों का यूज़ करेंगे, दोस्तों या बच्चों। कक्षा समान ज़िम्मेदारी, सभी को इक्वल भार देना, ऐसा नहीं है बॉयज़ है तो कम ज़िम्मेदारी या ज़्यादा ज़िम्मेदारी और गर्ल्स है तो कम ज़्यादा, दोनों को इक्वल भार देना है। मॉनिटरिंग करना है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, समावेशी शिक्षण प्रणाली अपनाना है। कोई जैसे पढ़ाते समय ऐसे उदाहरण देना जहाँ महिला वैज्ञानिक पायलट हो और पुरुष सेफ नर्स हो। समान खेल गतिविधि, पीटी या खेल के समय सभी बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट या खो-खो जैसे सभी खेलों में समान रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना। सवाल पूछने में समानता, सभी से उत्तर देने के लिए बराबर मौका देना सभी को। रूढ़िवादी टिप्पणियों पर रोक, लड़कियों की तरह मत रो, ये रूढ़िवादी ये टिप्पणी है। लड़कियों की तरह मत रहो या लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती है, जैसी बातों को कक्षा में तुरंत टोके और सुधारे। तो ये हमें क्या है? जेंडर न्यूट्रल टीचिंग है, जो हमें अडॉप्ट करना है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझा, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर तटस्थ शिक्षण, दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। ये कह सकते हैं ज्वलंत टॉपिक है। अगला जो है, वह कौन-सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहीता जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग की जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग इन मेमोरी ऑफ द करेंट रिकॉल। इसका है, अब देखो इसमें 4 चीज़ें हैं। पहला है भूलना, छाए होना, पुनर्प्राप्ति और ध्यान देना। इसका आंसर होगा रिट्राई, पुनर्प्राप्ति। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें स्मृति में संग्रह है, मतलब इनकी मेमोरी में है, स्मृति में संग्रह है, तब जानकारी वर्तमान स्थिति में लाने के लिए और उसको वर्तमान में लाना है। समटाइम अच्छा दिमाग में तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो उसको कैसे लाएँगे? तो पुनर्प्राप्ति से, रिट्राइव से। अब ये देखते हैं हम थोड़ा-सा इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। स्मृति में संग्रहित जानकारी की वर्तमान स्थिति या चेतना में लाने की प्रक्रिया को पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं। जो स्मृति में है, लेकिन उनको वर्तमान स्थिति या चेतना में लाने की प्रक्रिया, इसको ही रिकॉल कहते हैं या रिट्राइव कहते हैं। इनके 3 चरण हैं। मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव साइंस के अनुसार स्मृति स्मृति के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। एन्कोडिंग, जानकारी को मस्तिष्क में ग्रहण करना और दर्ज करना। भंडारण, एन्कोड की जानकारी को समय के साथ मस्तिष्क में संग्रहित करना और संग्रहित जानकारी को वापस जागरूक और वर्तमान स्थिति में लाना। तो इनके 3 चरण हैं, तीनों समझना है और इसके तो तीनों के अंदर आ जाएँगे ये आंसर इसके। नेक्स्ट है कक्षा आकलन के बारे में निम्न में कौन-सा कथन सही है? कक्षा आकलन, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट? अब क्लासरूम असेसमेंट की जब बात होगी वही फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंटायर ईयर चलता रहता है, समेटिव असेसमेंट फाइनल एग्जाम अंत में। तो दोनों के बारे में हम समझेंगे, दोनों के बारे में यहाँ डिटेल में मैंने जानकारी दे रखी है। कब होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके उदाहरण कैसा है, ये सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। मैंने दे रखा है फॉर्मेटिव और समेटिव, आप पढ़ेंगे तो ईज़िली समझ में आ जाएगा।
और इसके बेस पे हम आसान से इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लेंगे और इसका आंसर क्या होगा, आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। फॉर्मेटिव में ऐसे कार्य होने चाहिए जो शिक्षक से पहले विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की जानकारी दे। अगला है, इसके देखिए आप, मैंने कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कंपेयर, जिसपे फॉर्मेटिव और समेटिव स्पेस को कंपेयर कर सकते हैं। इसको अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा और एक कोई कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये देखेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहता है शिक्षण के दौरान पूरा इंटायर मैंने बोला था ड्यूरिंग पीरियड, और समेटिव मतलब लास्ट में। उसका उद्देश्य क्या है, सीखने में सुधार और फीडबैक। इसका उद्देश्य क्या है, अंक या ग्रेड देना। अन्य नाम सीखने के लिए आकलन, इसका क्या है, सीखने का आकलन। और इसका तनाव का स्तर बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होता है, लास्ट में फाइनल एग्जाम में डर रहता है, थोड़ा हाई स्टिक्स होता है। मुख्य उदाहरण क्लास, तो ये सारे इनके हैं, आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी कथन कारण है। और कथन क्या है, अनुकूल उनके साधन जैसे श्रव्य टेप यानी टीचिंग एड की बात है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग गणित के वाहक में बदलता है या करते रहता है, करने के लिए विस्तृत समय आदि उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टिबाधितता है। शिक्षकों को समान क्षमता प्रदान करने और विविध शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। अब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने पढ़ा है, ये और आर दोनों सही है। ये आर का सही व्याख्या करता है। अनुकूलन के साधन जैसे श्रव्य टेप, सुनने वाला कोई ऐसे टेप रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो गणित लिपि को वाक्य में बदलता है, कार्य करता है, करने के लिए विस्तारित समय आदि विद्यार्थियों को अधिगम की सुविधा प्रदान करने के लिए दृष्टिबाधिता है। जो दृष्टिबाधित है उनके लिए ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। जो अगर बच्चे अगर मतलब देख नहीं पाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे अगर हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? वो ऑडियो टेप होना चाहिए या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो बच्चे वहाँ से ईज़िली रूप से ग्रैस्प कर सके, सुन सके, बिना देखे कर सके। और दूसरा है, शिक्षक को क्षमता प्रदान करने के लिए विविध विद्यार्थियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पाठचर्या। हाँ, तो वहाँ पे हमने पहले देखा था इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंडिविजुअल बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयार करना। तो ये इसमें क्या होगा, कथन और कारण दोनों हो जाएगा, सही व्याख्या है। अब प्रश्न नंबर 28, आप देखेंगे सब इंक्लूसिव एजुकेशन का देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही है तो। अगला है किशोरावस्था से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था को भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है। ये साथियों के दबाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। इसका कारण है, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक व हार्मोनल परिवर्तन किशोरों की व्यवहारिक भिन्नताओं को प्रभावित करता है। तो हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा, किशोरावस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सीटेट के एंगल से या कोई भी, जैसे बीएड में अगर पढ़ेंगे तो इस तरह हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी टाइम लेंगे, समझेंगे। थोड़ा 5-7 मिनट और वेट कीजिए, अच्छे से वीडियो हम समझेंगे, बस होने वाला है। तो सीटेट में कुछ कोई क्विक बुलेट पॉइंट हमें जो हार्ड इनके याद रखना है। क्या है, तनाव और तूफान का काल है। एडोलसेंस का एज, ये जी स्टेनली ने ये जो अब जितना मैंने इसमें पॉइंट दिया है, बुलेट दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर से क्वेश्चन आ चुका है, हर ऐसे बुलेट से है जो एक या दो बार आप देखेंगे तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप देखेंगे या क्यों आपने देखा होगा तो क्वेश्चन है यहाँ से। पहला क्या है, सीटेड, ये क्या है सीटेड में, तनाव और तूफान का काल, जी स्टेनली ने बोला है। एडोलसेंस, किशोरावस्था क्या है, तनाव और तूफान का काल है। पहचान का संकट, यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। बच्चे क्या है, ना तो वो बच्चा रह पाता है, बच्चों के साथ खेल पाता है, ना ही वो बड़े हैं मैच्योर लोगों के साथ। तो उनको ये लगता है यार मैं क्या हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस, रोल कन्फ्यूजन, जो मैं क्या यार, ना मैं तो बच्चा हुआ ना बड़ा हुआ, तो रोल कन्फ्यूजन उनके अंदर है। अमूर्त चिंतन, जीन पियाजे ने चौथा अवस्था जीन पियाजे के अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है। काल्पनिक श्रोता है, इमेजिनरी ऑडियंस, किशोरों को लगता है वह सब मुझे मुझे ही देख रहे हैं। किशोरों को लगता है सब मुझे देख रहे हैं। काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस। व्यक्तिगत गाथा, पर्सनल फैबल, किशोरों को लगता है कि मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझता मेरा, और इसीलिए कई बार किशोर गलत कदम ले लेते हैं लाइफ में। इन इस ऐसी कंडीशन में अगर उनके साथ कोई अच्छे से बात करने वाला मिल जाए तो उनको लगता है मेरा दोस्त यही है, और उनके साथ वो बहक जाते हैं। समूह चेतना, दोस्तों के प्रति अत्यधिक वफादार, पीयर लॉयल्टी इसमें बहुत अच्छा होता है। इसके ये कुछ क्विक पॉइंट है। अब इसकी समय अवधि की बात की जाए, किशोरावस्था की समय अवधि क्या है, एज पीरियड क्या है, तो इनकी सीमा समान रूप से 12 से लेकर 18 वर्ष एनसीईआरटी के अनुसार। अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी के अनुसार है तो 12 से 18 साल, या डब्ल्यूएचओ के अनुसार देखा जाए तो 10 से लेकर 19 वर्ष तक किशोरावस्था की उम्र है। इसे बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेजेज कहलाता है।
मनोवैज्ञानिकों के प्रसिद्ध कथन कुछ इसमें जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मनोवैज्ञानिक का जी स्टैनली जैसे अभी हमने पढ़ा पीरियड ऑफ स्टॉर्म स्टेन स्ट्रेस ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बीएड में। किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव और तूफान का संघर्ष का अवस्था है। जी स्टैनली हॉल ने बोला है। किलपैट्रिक ने बोला है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। रॉस ने क्या कहा है किशोर किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। अब इस अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें समझना चाहिए। जैसे पहला है शारीरिक और जैविक विशेषताएं। शारीरिक फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेज जैसे हार्मोनल चेंजेज आता है इस एज में। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण तीव्र शारीरिक और यौन प्यूबर्टी होती है, यौन बदलाव आते हैं। आकार में परिवर्तन, लंबाई और वजन में अचानक वृद्धि होती है। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निशन में अमूर्त चिंतन, जिन ब्याज के अनुसार बच्चे फॉर्मल अपने स्टेज में पहुंच जाते हैं। हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पना तर्क देने लगते हैं। किशोर अहंगवाद और एडोलसेंस, इगोसेंट्रिज्म, डेविड एकॉन के अनुसार। काल्पनिक श्रोता, किशोरों को लगता है कि वह हर कोई उसी को देखता है। व्यक्तिगत गाथा, पर्सनल फेबल, हमें हमने समझा अभी। इसके साथ उनकी पहचान, आइडेंटिटी, अभी हमने बताया ये एरिक्सन ने बोला है। एरिक एरिक्सन के अनुसार इस उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका का द्वंद्व होता है इसके अंदर। किशोरों को खुद को खोजने की कोशिश करता है, मैं कौन हूँ। न तो बच्चा रहा और न ही प्राउड। अब क्या होता है इसमें पीयर में इन्फ्लुएंस, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, ये अपने दोस्तों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। साथी समूह का प्रभाव बहुत चरम पे होता है। दोस्तों की बातें माता पिता से ज़्यादा सही लगती है। उनको लगता है जो हमारे दोस्त बोल रहे वही सही है, माँ आप कुछ समझते ही नहीं है। नायक पूजा, हीरो वर्शिप, उनमें एकदम हीरो वर्शिप का फीलिंग आता है। किसी सेलिब्रिटी, खिलाड़ी या शिक्षक को अपना मार्गदर्शन मानकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। और संवेगात्मक अस्थिरता, मूड स्विंग उनका बहुत तेज होता रहता है, बड़े जल्दी मूड बदलते रहते हैं। तो ये सारी कुछ किशोरावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साथ में कुछ यहाँ पे हमने ये दे रखा है, किशोरावस्था के कुछ उपनाम भी है, अलग अलग नाम हैं। जैसे इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, एज ऑफ इनस्टेबिलिटी बोला जाता है, उसको एज ऑफ प्रॉब्लम्स बोला जाता है, समस्याओं का आयु बोला जाता है। एज ऑफ इरेलिटी भी है, अवास्तविक इरेलिटी यानी अवास्तविकताओं की आयु भी है। अब ऐसे में माता-पिता और शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यही एक एज है, किशोरावस्था एज है, जहाँ पे वो लाइफ में बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसीलिए यहाँ पे माता-पिता और शिक्षक की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले देखा जाए तो इनके साथ कैसा बिहेव कैसे एक साथ करना चाहिए किशोरावस्था के बच्चों के साथ, जो बच्चे उस अवस्था में हैं। तो उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किशोरों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि कठोर शासक जैसे। उचित मार्गदर्शन और परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनके करियर और संवेग से सही दिशा के लिए ज़रूरी है। उनको सेक्स एजुकेशन भी देना चाहिए। शारीरिक परिवर्तन के प्रति जागरूक, उनकी जो फिजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसके प्रति उनको अवेयर होना चाहिए। जो भ्रांति होती है, अलग-अलग सोर्सेस से उनको जो जानकारी मिलती है, वो नहीं हो के वो क्या करे, अगर टीचर या उनके माता-पिता इस टाइप की जानकारी दें, तो ये भ्रम से दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो ये हम किशोरावस्था से संबंधित कुछ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश की। अगला है गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 29 29वां नंबर क्वेश्चन है। ये हम 30 का जो है उसमें सेकंड लास्ट कह सकते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं? इसकी कुछ हमने पहचान यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ दे रखा है। इसे आप पढ़ने से आप अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे हैं क्या? गिफ्टेड चिल्ड्रन वे बालक होते हैं जिनकी मानसिक क्षमता, बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल जो होता है 130 या 140 से अधिक होती है। आईक्यू की बात करें, ये क्वेश्चन आज आता है हमेशा। जो एक गिफ्टेड चाइल्ड की आईक्यू क्या होती है? 130 से 140 या किसी विशेष क्षेत्र जैसे कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक, मैथ, साइंस ये में योग्यता अपनी आयु के समान बच्चों की तुलना में बहुत अधिक और असाधारण होती है। बहुत ज़्यादा अच्छी से होती है। और मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बच्चे किसी भी विषय वस्तु को बहुत तेज़ी से सीखते और समझते हैं। ऐसे बच्चे को हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। एक तो आईक्यू 130 से 40, अपने आयु के बच्चे से ज़्यादा तेज़ी से सीखना और किसी विशेष क्षेत्र में
उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना। अब प्रतिभाशाली बच्चों के कुछ मुख्य लक्षण और विशेषताएँ हैं, जैसे शीघ्र सीखना, जल्दी सीख लेते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। विशाल शब्दावली, उनके पास एक समुद्र भंडार, एक भंडार होता है, शब्दों का भंडार होता है। अत्यधिक जिज्ञासा, उनके अंदर हमेशा सीखने की इच्छा होती है, जटिल प्रश्न पूछते रहते हैं। उच्च तार्किक क्षमता, उनकी जो तार्किक क्षमता, लॉजिकल पावर है, काफ़ी अच्छी होती है। पहेलियाँ, गणित सुलझाने बहुत आगे रहते हैं। गहन भावनाएँ, उनकी ये जीवन और अपने विचारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील और भावुक होते हैं। दीर्घकालिक ध्यान, अपनी रुचि के विचारों पर बहुत लंबे समय तक बिना ध्यान भटकाए काम कर सकते हैं। उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। ये प्रतिभाशाली बच्चे के 2 टाइप के प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, यहाँ पे देखा गया है। मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों जैसे हेवार्ड और वर्ट ने बच्चों की विशेषताओं के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया है। बौद्धिक रूप से उच्च, जैसे जिनका आईक्यू बहुत उच्च लेवल का होता है, और विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली, टैलेंटेड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोई संगीत में, कोई पढ़ने में, कोई खेल में, कोई कला में, कोई मैथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। अब इन बच्चों की चुनौतियाँ क्या है? ऐसे बच्चे की, उनको ऐसे क्लास में अगर इसी टाइप के बच्चे, वो भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक करते हैं। समटाइम ऐसे बच्चे परेशान कर देंगे, इरिटेट कर देते हैं टीचर को। कैसे? क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें आ रही है, वो बच्चे शांत नहीं बैठते हैं, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। जल्दी ऊब जाना, स्कूल में समान गति से पढ़ाई होने पर ये बच्चे जल्दी उड़ जाते हैं। अब टीचर पढ़ाएँगे एक समान गति से, एक पेज से सभी बच्चों को लेके, लेकिन ऐसे बच्चों को क्या है, उनकी आईक्यू ज़्यादा है, वो जल्दी समझ जाते हैं। तो उनको लगता है यार टीचर क्या इतना तेज़ से पढ़ाते हैं, कितना तेज़, मतलब बड़ा बोरिंग टाइप का करा रहे हैं, तो ये जल्दी ऊब जाते हैं बच्चे। अति चिंता और तनाव, ये बच्चे हमेशा परीक्षा या समान जीवन को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं। अकेलापन महसूस करना, उन्हें अपने बच्चों के उम्र के मानसिक के साथ तालमेल नहीं बैठता है। उनको लगता है ये बच्चे हमारी लाइफ़ नहीं है, इस टाइप के, तो इसमें क्या अकेलापन महसूस होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या है, मार्गदर्शन क्या है, रणनीति क्या है? उससे त्वरित शिक्षा, एक्सेलरेशन, इन बच्चों को क्षमता के अनुसार उनकी कक्षाओं में जल्दी प्रोन्नति, डबल प्रमोशन किया जा सकता है। या समूहीकरण, ग्रुपिंग, प्रतिभाशाली बच्चों को एक समान समूह में रखकर उन्नत और त्वरित शिक्षा प्रदान करना अधिक प्रभावित होता है। प्रतिभा खोज अभियान, विभिन्न सरकारी योजनाओं, आजकल चल रहा है प्रतिभा खोज अभियान, गाँव और शहरों में बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उसे प्रशिक्षण प्रदान करना। और राष्ट्रीय सम्मान, असाधारण बालक प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जैसी पहल चलाई जाती है, ताकि उनके नवाचार और साहस को पहचान मिल सके ऐसे बच्चों के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायगॉट्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? अभी आपने बायगॉट्स्की के भाषा और सिद्धांत के बारे में हमने समझा था। भाषा और सांस्कृतिक सिद्धांत, कल्चरल थ्योरी गलत है। इसके बारे में, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, यह बायगॉट्स्की के अनुसार गलत है। इसे पूछा है कथन सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है, सही गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए पहला कथन जो है वो गलत है। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, समाप्त करते हैं हम। मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है बहुत आपको अच्छा लगेगा। अगर फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत लगे इस वीडियो से संबंधित, या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। अगले अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।